नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इसके 16वें भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। जो मुग़ल दरबार था, मुग़ल प्रशासन था, उसमें जो प्रांतीय शासन था वो किस प्रकार विभाजित था, कौन कौन से अधिकारी वहाँ शासन करते थे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों मतलब सूबों में दोहराया गया था। मतलब केंद्र में जितने भी कार्य विभाजित थे, उनके विभिन्न पदों में विभिन्न मंत्रियों जो कि अभिजात वर्ग के पास थे मंत्री पद, उनमें विभाजित थे। वैसे ही कार्य प्रांतों में, जिन्हें सूबा कहा जाता था, उनमें दोहराया जाता था। उनमें भी वैसी ही कार्य प्रणाली होती थी। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ, दीवान, बख्शी और सद्र होते थे, जो कि हमने पिछले भागों में इसके बारे में पढ़ा है, दीवान, बख्शी और सद्र के बारे में। तो जिस प्रकार केंद्र जो था मुग़ल शासन का केंद्र, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी, वैसी ही व्यवस्था प्रांतों में थी। प्रत्येक प्रांत में दीवान होता था, बख्शी होता था और सद्र होता था। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था। जो प्रांतीय प्रशासन था उसका जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसे सूबेदार कहते थे, जो कि गवर्नर कहलाता है, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन करता था। तो सीधे वह बादशाह जो शासक था, मुग़ल शासक, उससे जुड़ा हुआ था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। तो केंद्र जो है मुग़ल प्रशासन, उसके बाद में वह कई सूबों में बटा था, और जो सूबे थे वो कई सरकारों में बटे हुए थे। अक्सर जो सरकार की सीमाएं थीं वो फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। तो जो सरकारों वाला जो भाग था उसमें क्या थे, बड़ी बड़ी लोगों के पास सेना थी, सेना के प्रमुख थे, और उनके पास घुड़सवार थे और तोपें थी, है ना, तोपचियों, जो तोप चलाने वाले, तो वो उनके पास होते थे। तो इस प्रकार प्रांत सरकारों में बटा था, जो कि एक विशेष जो फौज की जो सीमा थी वो वाला अधिकतर सरकारों वाला क्षेत्रफल हुआ करता था। इसके बाद बच्चों परगना, उप जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, मतलब कि कभी तो वो पिता के बाद उसके पुत्र को वह पद मिल जाता था, लेकिन कभी वह योग्य नहीं पाया जाता था तो जो है वंशानुगत व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता था। जो योग्य व्यक्ति था उसे ही पद दिया जाता था। तो जो परगना उपजिला क्षेत्र, उपजिला स्तर था, उसमें कौन कौन से अधिकारी प्रमुख थे? एक तो कानून गो, है ना, राजस्व आलेख वाला जो अधिकारी होता था, राजस्व का जो लेखा जोखा रखता था, उसकी लेखा जोखे का जो है रख रखाव वह करता था, कानून गो। दूसरा था चौधरी, है ना, वो राजस्व संग्रह का प्रभारी था। तो जो भी टैक्स था गांव में इकट्ठा करते थे तो उसका प्रमुख व्यक्ति चौधरी होता था। और तीसरा है काजी, है ना, जो कि आपको पता है न्याय करता था, न्यायाधीश होता था, उसके द्वारा किया जाता था। तो परगना क्षेत्र में कानून गो, चौधरी और काजी होते थे। फिर शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे। तो कोई सा भी शासन का स्तर हो, प्रत्येक स्तर के पास लिपिक होते थे, मतलब क्लर्क होते थे, जो कि उनकी जो बही खाते थे, है ना, जो उनके लेखा जोखा के कार्य थे वो सारे कार्य अच्छी तरह से वे करते थे।
और जो है उनके पास लेखाकार है ना तो होते ही थे, और उसके जो अकाउंट्स का जो करते थे है ना, अकाउंट्स का पूरा लेखा जोखा रखते थे, और लेखा परीक्षक जो कि उनका जो उन्होंने अकाउंट्स की वापस से रीचेकिंग होती थी है ना, तो वो परीक्षण करने वाले अधिकारी भी उनके पास होते थे। संदेशवाहक जो हर कार्य आपने को पहले बताया था ना, तो हर किसी विभाग के पास ये हर कार्य जो है संदेशवाहक व्यक्ति होते थे, और जो उनके शासन में सहायता कर सकें ऐसे कर्मचारी भी होते थे जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी होते थे है ना, और जो भी उनको ट्रेनिंग मिली हुई होती थी है ना, ट्रेंड होते थे, वो ऐसे अधिकारी होते थे ये सभी। ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे। शासक ने जो नियम बनाए हुए होते थे उन्हीं के अनुसार वे पूरा जो है जो उनको कार्य सौंपा जाता था वह कार्य करते थे। प्रचुर संख्या में लिखित आदेश वृत्तांत तैयार करते थे, तो जितना भी कार्य है उसका लेखा जोखा वो रखते थे, हर सब कुछ लिखित रूप में उनके पास होता था। सर्वत्र फारसी भाषा को शासन की प्रमुख भाषा बना दिया था इन लोगों ने, और जो है फारसी में ही ये लेखा जोखा रखते थे, फारसी भाषा में ही ये बातचीत करते थे है ना। लेकिन जो है ग्रामीण स्तर पर लोग बाग स्थानीय भाषा बोलते थे, तो ग्रामीण स्तर पर इन लेखों को लिखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए स्थानीय जो भाषा थी उसका भी प्रयोग होता था है ना, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर वे लोग फारसी भाषा नहीं जानते थे, तो ग्रामीण स्तर पर जो उनकी स्थानीय भाषा थी उसी में रिकॉर्ड रख लिया जाता था। मुगल इतिहासकारों ने बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है ना। मुगल जितने भी इतिहासकार हैं जिन्होंने मुगल इतिवृत्त लिखे हैं उन सभी ने जो शुरुआत में जो शासक के कार्य हैं वो तो लिखे ही, शासक किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करता था वह तो लिखा ही, और उसके साथ ही शासन की सबसे छोटी इकाई थी वो गांव था, तो ग्रामीण स्तर तक का पूरे प्रशासन में किस प्रकार नियंत्रण स्थापित होता था इसके बारे में भी अपने वृत्तांतों में है ना उन्होंने लिखा है। स्थानीय जो जमींदार थे और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष हो जाते थे। तो जो जमींदार थे और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधि थे उनके बीच कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता था, किस बात को लेकर, संसाधनों और अपनी शक्ति के बंटवारे। भाई ये वो कहते थे ये तो मेरा अधिकार है, और जो स्थानीय जमींदार है वो कहते थे, और जो मुगल साम्राज्य के जो प्रतिनिधि होते थे वो कहते थे ये हमारा जो है अधिकार है क्योंकि यहाँ पर बादशाह का शासन है। तो इस प्रकार कई बार इनके बीच में जो है लड़ाई हो जाती थी, युद्ध की स्थिति भी आ जाती थी। और जो ये जमींदार थे वो राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन पाकर उन्हें संगठित करने में सफल हो जाते थे। तो इस प्रकार जो जमींदार थे, स्थानीय जमींदार, वे क्या करते थे, किसानों से समर्थन जुटा लेते थे और एक संगठन बना लेते थे, और कई बार जो है विद्रोह भी कर देते थे, लेकिन उनका दमन जल्दी ही कर दिया जाता था, उस विद्रोह को दबा दिया जाता था। आगे बच्चों गृह कार्य देख लेते हैं आज का, और आज का गृह कार्य है कि आज जो आपको पढ़ाया उसमें से आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाने हैं। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, कल के भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।